बेसिकली एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करी थी कि व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट क्या होती है, कैपिटल मार्केट क्या होती है, सिक्योरिटीज मार्केट क्या होती है, राइट। तो हम लोगों ने थोड़ा सा सिक्योरिटीज मार्केट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखने की कोशिश करी थी कि कैसे सेबी एग्जिस्टेंस में आई, क्या रिक्वायरमेंट थी कि सेबी एग्जिस्टेंस में आई। हमने डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट देखा। आ जाइए जी। तो हिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया, हमने कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, जो कि बेसिकली सिक्योरिटीज मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं फर्स्ट एक्ट था। उसके बाद हमारे पास सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 आया था, और फिर बाद में जी हमारे पास एंट्री हुई सेबी की, और 1992 में सेबी एक्ट 1992 पास किया गया, और सेबी एक्ट 1992 में सेबी को एज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एस्टेब्लिश किया गया, और उसी एक्ट में सेबी को एक्चुअल पावर्स दी गई। और उसके बाद हम कह सकते हैं जी सेबी इज द सुप्रीम अथॉरिटी इन केस ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है। हमने डिपॉजिटरी के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया था और देखा था कि जी इंडिया में दो डिपॉजिटरीज है, एक एनएसडीएल और दूसरा सीडीएसएल। ठीक है जी। आ जाइए जी। सिक्योरिटीज मार्केट को हम बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या हुआ, कहता है जी प्राइमरी मार्केट जहां पर सिक्योरिटीज इशू की जाती है। इशू करने का मतलब नई सिक्योरिटीज इशू की जा रही है, तो इट इज अ चैनल फॉर द सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज। तो जब कंपनी न्यू सिक्योरिटीज इशू करती है मतलब पब्लिक इशू लेके आ रही है सिक्योरिटीज का, तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी मार्केट। द इश्यूर ऑफ सिक्योरिटीज सेल द सिक्योरिटीज इन द प्राइमरी मार्केट टू रेज फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट एंड टू डिस्चार्ज सम ऑब्लिगेशंस। तो कुल मिला के प्राइमरी मार्केट एक ऐसी मार्केट है, हम कहेंगे जहां पर जब इशूअर्स न्यू सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं, न्यू सिक्योरिटीज इशू करके फंड्स रेज कर रहे हैं, दैट मार्केट इज द प्राइमरी मार्केट। The market wherein resources are mobilized by the companies through issue of new securities is called primary market। ठीक है जी। फिर सेकेंडरी मार्केट का मतलब जहां पर ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज की सेल परचेज हो रही है, दैट इज सेकेंडरी मार्केट, राइट। तो सेकेंडरी मार्केट हम कहेंगे कि a platform for purchase and sale of securities by the investor, the trading platform of the stock exchange, इसको हम सेकेंडरी मार्केट कह रहे हैं। ऑल दो मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है सारी ट्रांजैक्शन स्टॉक एक्सचेंज पर ही हो, ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज भी ट्रांजैक्शंस होती है। ठीक। इट मे बी नोटेड दैट सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज मे बी कंडक्टेड ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, राइट। तो ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज भी ट्रांजैक्शंस होती है, ऐसा नहीं है कि सारी ट्रांजैक्शन स्टॉक एक्सचेंज पर ही होगी। Secondary market enables those who hold securities to adjust their holdings in response to the changes in their assessment of risk and return। तो इतनी हैवी सी लाइन के पीछे मतलब आपको ये दिया जा सकता है लाइन देकर कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस लाइन, राइट। तो इतनी हैवी सी लाइन के पीछे बड़ा सिंपल सा मतलब क्या है कि भैया जब आप सिक्योरिटीज होल्ड कर रहे हैं तो आप मार्केट वॉच करते रहते हैं कि हाँ जी शेयर्स के रेट क्या चल रहे हैं, मार्केट कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी खुद की होल्डिंग एडजस्ट करते हैं, मतलब न्यू शेयर्स परचेज करते हैं, जो शेयर्स आपके पास है वो सेल करते हैं, अपना पोर्टफोलियो चेंज करते हैं, राइट। दे ऑल्सो सेल द सिक्योरिटीज फॉर द कैश टू मीट देयर लिक्विडिटी, दे मतलब इन्वेस्टर्स। ठीक है। सेकेंडरी मार्केट को भी हम दो कंपोनेंट्स कह सकते हैं, एक तो स्पॉट मार्केट का मतलब जहां पर एक्चुअल डिलीवरी होती है सिक्योरिटीज की, और दूसरा डेरिवेटिव मार्केट का मतलब जहां पर एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती। इन दोनों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। फॉर द टाइम बिंग आपको क्या चार्ट याद रखना है कि जी हम फाइनेंशियल सिस्टम की बात करते हैं या फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं, तो जी फाइनेंशियल मार्केट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक मनी मार्केट और एक सिक्योरिटीज मार्केट कह सकते हैं, या फिर कैपिटल मार्केट कह सकते हैं। अगर कैपिटल मार्केट को हम आगे से हम करना चाहे फर्दर डिवाइड, तो जी सिक्योरिटीज मार्केट
या फिर कहता है जी जहां पर अदर फॉर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो रही है, लेंडिंग्स हो रही है। कैपिटल मार्केट का तो मतलब ही यही है ना, जहां पर फंड्स रेज किए जा रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर क्रिएटिंग कैपिटल एसेट्स। और मनी मार्केट का मतलब जहां पर फंड्स रेज किए जा रहे हैं फॉर शॉर्ट टर्म, राइट, जनरली टू सेटिस्फाई द लिक्विडिटी नीड्स ऑफ द बोरोवर, राइट। तो गैस बार बार ये चीज रिपीट करूंगा कि स्टार्टिंग से सारी क्लासेस देखिए। अगर सारी क्लासेस नहीं देख रहे हैं, मिडिल से देख रहे हैं, तो चीजें जरूरी नहीं है कि आपको सारी समझ में आएगी। ठीक है जी, फिर हम सिक्योरिटीज मार्केट को चाहे तो दोबारा से हमने कहा कि जी प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट या फिर सेकेंडरी मार्केट। और अगर हम लोग देखें तो सेकेंडरी मार्केट को दोबारा से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, और जो डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है हमारे पास, कहता है जी स्पॉट मार्केट, मतलब जहां पर ऑन द स्पॉट ट्रांजैक्शंस होती है, जहां पर सिक्योरिटीज एक्चुअल में डिलीवर की जाती है। जो लोग आपस में ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व है वो लोग एक दूसरे को एक्चुअल में सिक्योरिटीज देते हैं, राइट, उसे हम कहते हैं स्पॉट मार्केट। तो और दूसरी होगी हमारे पास डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव मार्केट का मतलब हो गया जहां पर एक्चुअल में सिक्योरिटीज डिलीवर नहीं की जाती, बल्कि जो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो सिर्फ डिफरेंस के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट को सेटल कर लेते हैं। अगेन डीपली डिस्कस करेंगे अभी। तो जी डेरिवेटिव्स को हम फर्दर, बहुत सारे डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट दो डेरिवेटिव्स है, एक तो हमारे पास फ्यूचर और दूसरा ऑप्शंस। फ्यूचर का मतलब कहता है जी आज ही हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्यूचर डेट के लिए, और ऑप्शंस का मतलब कॉन्ट्रैक्ट आज ही कर रहे हैं फ्यूचर डेट के लिए, लेकिन यहाँ पर किसी ना किसी पार्टी के पास ऑप्शन होती है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करे, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट ना करे, राइट। तो जी ऑप्शंस को भी हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। तो सबसे पहले तो इस चार्ट को अपने दिमाग में रखिए। ठीक है जी, अगर हम आपकी बुक देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं पार्ट 2 की, आपके आईसीएसआई मॉड्यूल के पार्ट 2 की, जो कि 30 मार्क्स का है। और सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास पार्ट 2 में 15th चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ द कैपिटल मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को स्टार्टिंग में बताया गया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो कि हम ऑलरेडी अपनी फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो हमारे पास सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, उसके अलावा जी आरबीआई एक्ट 1934, फिर हमारे पास और रेगुलेशंस हैं, कंपनीज एक्ट 2013 है, उसके अलावा जी इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। वैसे हम लोग सिक्योरिटीज मार्केट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास तीन ही एक्ट है सिक्योरिटीज मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो सेबी एक्ट 1992, एक सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, डिपोजिटरी एक्ट 1996, और उसके अलावा अगर हम चाहे तो कंपनीज एक्ट 2013 को भी कंसीडर कर सकते हैं। उसके अलावा जी मेनली जो सिक्योरिटी लॉज में रेगुलेशंस इशू किए गए हैं बाय द सेबी, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में अगर हम चैप्टर नंबर 15 देख रहे हैं तो फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बता रखा है, यही बता रखा है जो हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया है। एक्चुअली स्टूडेंट्स चाहते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट डायरेक्टली बुक से कवर करवाए जाए इंस्टेड ऑफ द नोट्स, ताकि एक एक वर्ड को डीपली समझा जा सके, राइट। जब हम नोट से कवर करवाते हैं या जनरली हम लोग कवर करवाते हैं तो हर वर्ड को हाईलाइट करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ठीक है, अगर आप बुक से ही कवर करना चाहते हैं तो बुक से चलते हैं।
ठीक है जी, नोट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन हम बुक से स्पेसिफिकली, क्योंकि फर्स्ट क्लासेस चल रही है, स्टार्टिंग ही कर रहे हैं हम लोग सिक्योरिटी लॉज का, तो टर्म्स को डीपली समझना जरूरी है। ठीक है जी। तो फर्स्ट पेज के ऊपर बड़ी सिंपल सी बात दे रखी है कि जी सिक्योरिटीज मार्केट इंडिया में काफी पुरानी है, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, नियरली 200 ईयर्स ओल्ड है। और ये बेसिकली तब से है जब से इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी थी। ठीक है, स्टार्टिंग में जो सिक्योरिटीज मार्केट थी दैट डेवलप्ड अराउंड द मुंबई, मुंबई में ही ज्यादातर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस चलती थी, और इनिशियली बहुत थोड़े ब्रोकर्स ने एंटायर सिक्योरिटी मार्केट को डोमिनेट किया हुआ था। ठीक है, आज की डेट में अगर हम बात करें तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है हमारे पास, जो कि बहुत पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है, 19th सेंचुरी चलती आ रही है, राइट। और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज आज भी वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस में से एक है। ठीक है जी। तो कब फाउंड हुई थी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज? कहता है जी 1875 में, आफ्टर ऑलमोस्ट 8 decades it becomes the first stock exchange to be recognized by the Indian government on 31st अगस्त 1957। जैसे कि सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट आया था, और मेन मोटिव सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट का यही था कि भैया जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के अंदर फंक्शन कर रही है, सारी स्टॉक एक्सचेंज अपने आप को गवर्नमेंट के पास रिकॉग्नाइज करवाई, राइट। आप ऐसे ही बिना रिकॉग्नाइजेशन के एज स्टॉक एक्सचेंज काम नहीं कर सकते। अगर आपको एज स्टॉक एक्सचेंज काम करना है तो अपने आप को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रिकॉग्नाइज करवाइए। और यही मेन मोटिव था सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट का। जैसे कि नोट्स में भी मैंने आपको बताया था कि मेन मोटिव क्या था। It provides for the direct and indirect control of virtually all aspects of the securities trading and the running of stock exchanges, and aims to prevent undesirable transactions in the securities. It gives central government, उसके बाद जब सेबी फ्रेम में आई, तो SEBI regulatory jurisdiction over the stock exchanges through the process of recognition and continued supervision, contracts in the securities and listing of securities on the stock exchange, right? So organized trading activities in the securities take place on a specified recognized stock exchange only. तो जी आपको अगर लीगली एज स्टॉक एक्सचेंज काम करना है तो आपको सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंदर अपने आप को सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज करवाना पड़ेगा। यही मेन एम था। ठीक है जी। तो कौन सी फर्स्ट इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है जो कि रिकॉग्नाइज हुई थी? कहता है जी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। BSE is the world's seventh largest stock exchange with an overall market capitalization of, ठीक है। फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और डिवीजन भी हम देख चुके हैं कि जी फाइनेंशियल मार्केट को मनी मार्केट में और कैपिटल मार्केट में डिवाइड किया जा सकता है। फिर कैपिटल मार्केट को भी हम आगे देख चुके हैं जी, डिवीजन कैसे हो सकती है, सिक्योरिटीज मार्केट या फिर अदर फॉर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म लैंडिंग एंड बोरोइंग। उसके अलावा जी फिर हमने देखा सिक्योरिटीज मार्केट को हम डिवाइड कर सकते हैं प्राइमरी मार्केट में और सेकेंडरी मार्केट में। तो प्राइमरी मार्केट हमने देखा कि प्राइमरी मार्केट का मतलब जब कंपनी नए शेयर्स इशू कर रही है, तो जी हम कह सकते हैं एक ऐसी मार्केट जहां पर यू कैन डायरेक्टली सब्सक्राइब द शेयर्स ऑफ अ कंपनी, दैट इज प्राइमरी मार्केट। You are not purchasing the shares from any investor, you are directly subscribing the shares of a company. तो कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, कंपनी एफपीओ लेके आ रही है, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर। तो कंपनी डायरेक्टली जहां पर इन्वेस्टर को शेयर्स इशू कर रही है, तो हम कहते हैं जी दिस इज प्राइमरी मार्केट। और कंपनी जब ऑलरेडी शेयर्स इशू कर चुकी है, तो जी इन्वेस्टर्स उन शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं, एक दूसरे को सेल परचेज करते हैं, तो हम उसे कहते हैं जी सेकेंडरी मार्केट, राइट। तो प्राइमरी मार्केट डील्स विद द इशू ऑफ न्यू इंस्ट्रूमेंट्स बाय द कॉर्पोरेट सेक्टर सच एज, भाई इक्विटी शेयर्स इशू किए जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जाते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए जाते हैं। उसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर के अलावा, कंपनीज के अलावा, कहता है जी गवर्नमेंट भी तो डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज इशू करती है, राइट। तो गवर्नमेंट इशू कर सकती है, म्यूचुअल फंड्स है, यूनिट्स इशू कर सकती है। हाँ जी, दिस मार्केट इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। क्यों? एज थ्रू दिस मार्केट फंड फ्लो फॉर प्रोडक्टिव पर्पस फ्रॉम द इन्वेस्टर टू द एंटरप्रेन्योर्स। तो कुल मिलाकर प्राइमरी मार्केट स्ट्रॉन्ग होगी
तो कंपनीज, कॉर्पोरेट सेक्टर्स नए नए बिजनेस आइडियाज, फंड्स रेज कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। ठीक है जी। तो प्राइमरी मार्केट in which public issue of securities is made through the prospectus is a retail market। ये बेसिकली रिटेल मार्केट क्यों कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर आप चाहो तो थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। मेरे पास 10,000 रुपए तो मैं 10,000 रुपए के शेयर सब्सक्राइब करवा सकता हूँ, मेरे पास 20,000 रुपए तो 20,000 रुपए के शेयर सब्सक्राइब कर सकता हूँ, राइट। तो जरूरी नहीं है कि भाई यहाँ पर हमें लाखों रुपए एक साथ इन्वेस्ट करनी है। ठीक है। तो जी कंपनी जब नई सिक्योरिटीज लेके आती है उसे हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। अगर कंपनी दोबारा से पब्लिक इशू लेके आ रही है, सेम कंपनी सेम प्रोजेक्ट के लिए दोबारा से पब्लिक इशू लेके आती है तो उसे हम बोलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर। ठीक है जी। तो यहाँ पर जैसे बता रखा है देयर आर टू मेजर टाइप ऑफ इशूअर्स ऑफ सिक्योरिटीज। एक तो कॉर्पोरेट एंटिटीज होगी जैसे कि कंपनीज है जो कि मेनली इक्विटी शेयर्स इशू करती है, या डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, वो इशू करती है। उसके अलावा जी गवर्नमेंट इशू करती है डेट सिक्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ डेटेड सिक्योरिटीज। डेटेड सिक्योरिटीज क्या होती है? लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, 60 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए जो डेट सिक्योरिटीज इशू की जाती है बाय द गवर्नमेंट, उसे हम डेटेड सिक्योरिटीज कहते हैं। और ट्रेजरी बिल्स इशू किए जाते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब जो गवर्नमेंट का फिस्कल डिफेक्ट है, जहां गवर्नमेंट के पास पैसे करंटली कम पड़ रहे हैं। फिस्कल डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ने जो बजट बनाया उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के पास फंड्स अवेलेबल नहीं हो पाए, तो फिस्कल डिफेक्ट, राइट। तो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ट्रेजरी बिल्स इशू किए जाते हैं, मैक्सिमम 365 डेज तक, मतलब 1 ईयर तक के लिए। आ जाओ जी। इन एडिशन टू आईपीओ कंपनी हैज अदर ऑप्शंस टू रेज कैपिटल, जैसे कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। अब सर ये नया टर्म है, ये तो आज तक कभी पढ़ा ही नहीं, कंपनी लॉ में भी कभी नहीं पढ़ा या कहीं और भी कभी नहीं पढ़ा। तो कोई बात नहीं, हम लोग डीपली स्टडी करेंगे हु आर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। और कंपनी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को जब शेयर्स इशू करती है उसे कहते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स। वैसे अगर जनरल नॉलेज के लिए याद रखना चाहते हो तो देखिए जी, दो तरह के बेसिकली इन्वेस्टर्स हैं, एक हमारे जैसे और आपके जैसे जो कि थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, राइट। और एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिन्हें हम मान के चलते हैं भैया उनका तो काम ही इन्वेस्ट करना है, जैसे कि म्यूचुअल फंड है, जैसे कि पेंशन फंड्स है, इनका तो काम ही आगे इन्वेस्ट करना है। और ये कोई इंडिविजुअल्स नहीं है, ये पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। तो ये हम मान के चलते हैं ये इतने क्वालिफाइड है जो कि देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं प्रोस्पेक्टस की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को, और उस बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं कि क्या किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उन्हें हम कह रहे हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को एक्चुअल में आईसीडीआर, इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन में डिफाइन किया हुआ है, लिस्ट दे रखी है बकायदा। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिए, म्यूचुअल फंड्स है, पेंशन फंड्स है, राइट। इनको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर कंसीडर किया गया है। उसके अलावा जी इंडियन कंपनी चाहे तो कहता है जी डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इशू कर सकती है आउटसाइड इंडिया फंड्स रेज करने के लिए, जैसे कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स है, राइट। तो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इशू करके फंड्स रेज किए जा सकते हैं, या फिर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की जा सकती है। तो काफी भारी भारी वर्ड्स है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, अभी के लिए वर्ड सुनते जाइए, इन सारे वर्ड्स को डीपली डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट का मतलब जहां पर कंपनी फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज ऑफर कर रही है या कंपनी न्यू सिक्योरिटीज ऑफर कर रही है टू द इन्वेस्टर्स, दैट इज प्राइमरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट का मतलब जहां पर इन्वेस्टर्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टर कंपनी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे, इन्वेस्टर्स आपस में सिक्योरिटीज की सेल परचेज कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, दैट इज our secondary market. So the secondary market or stock exchange is the market for trading and settlement of securities that have already been issued. तो वही चीज मैंने आपको नोट्स में दिखाई है कि सेकेंडरी मार्केट का मतलब वो मार्केट जहां पर बेसिकली ऑलरेडी इश्यूड सिक्योरिटीज की सेल परचेज की जा रही है। अब यहां मैंने प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बीच का डिफरेंस दे रखा है, आपकी बुक में भी ये डिफरेंस दिया गया है, और ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको डिफरेंस दोनों के बीच का समझ में आ जाएगा, और प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट।
तो बेसिस ऑफ कंपैरिजन मतलब प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या हो गया मीनिंग, द मार्केट प्लेस फॉर इशूइंग फ्रेश सिक्योरिटीज, और सेकेंडरी मार्केट द मार्केट प्लेस फॉर ट्रेडिंग ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटी। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव कहता है प्राइमरी मार्केट का टू रेज फंड्स, कौन फंड्स रेज करता है, इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटीज जैसे कि कॉर्पोरेट्स है, कंपनीज है, जैसे कि गवर्नमेंट है। और कैपिटल मार्केट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कैपिटल एप्रिशिएशन। मतलब कैपिटल मार्केट, सेकेंडरी मार्केट की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, शेयर्स की ट्रेडिंग होती है बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। तो वहां पर मेन मोटिव क्या होता है कि भैया जो कंपनी के मैंने शेयर्स प्राइमरी मार्केट में परचेज किए हैं वो सेकेंडरी मार्केट में मैं हायर प्राइस पर सेल कर सकूं। तो कैपिटल एप्रिशिएशन इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द सेकेंडरी मार्केट। ठीक है जी। तो प्राइमरी मार्केट के केस में कहता है इट इंक्लूड्स द इश्यूएंस ऑफ न्यू सिक्योरिटीज थ्रू इनिशियल पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर। सर फर्दर पब्लिक ऑफर क्या होता है, अगर आपने कंपनी लॉ में डिस्कस नहीं किया इस चीज को या नहीं पढ़ा हुआ या कंपनी लॉ पढ़ा ही नहीं हुआ, तो जी कंपनी फंड्स रेज कर सकती है एज पर कंपनी लॉ, या तो प्राइवेट प्लेसमेंट से, या फिर पब्लिक इशू से, या कंपनी ला सकती है राइट इशू, या कंपनी ला सकती है बोनस इशू। ठीक है जी। फॉर द टाइम बिंग बाकियों को इग्नोर कर रहे हैं हम लोग। पब्लिक इशू का मतलब जब कंपनी पब्लिक को सिक्योरिटीज ऑफर कर रही है, राइट। तो जहां पर कंपनी इज इनवाइटिंग पब्लिक टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी पब्लिक को इनवाइट कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस कि जी हम इतने शेयर्स इशू करना चाहते हैं, अगर आप हमारी कंपनी के शेयर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो जी यहां पर जब हम पब्लिक इशू की बात करते हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है, जब कंपनी पब्लिक को अप्रोच कर रही है फंड्स रेज करने के लिए तो कंपनी को बहुत सारे फंड्स चाहिए, कंपनी के पास कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके लिए कंपनी फंड्स रेज करना चाहती है। तो कंपनी कुछ फंड्स रेज करती है इन द फॉर्म ऑफ डेट और कुछ फंड्स रेज करती है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, मतलब पब्लिक इशू। ठीक है। डेट के फॉर्म में जो फंड्स रेज किए जाते हैं मतलब मे बी इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग्स, जैसे कि लोन्स हो गए, या मे बी इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि डिवेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए। अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो कंपनी पब्लिक इशू लेके आ रही है जी। पब्लिक इशू कंपनी जब फर्स्ट टाइम लेके आती है तो उसे हम कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। फर्स्ट टाइम जब कंपनी पब्लिक इशू लेकर आ रही है। अगर सेम प्रोजेक्ट के लिए कंपनी फिर से पब्लिक इशू लेके आती है सेकंड और सब्सिक्वेंट पब्लिक इशू बाय सेम कंपनी फॉर सेम प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ऑलरेडी पब्लिक इशू ला चुकी है उसी प्रोजेक्ट के लिए कंपनी दोबारा से पब्लिक इशू लेके आना चाहती है, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, राइट। तो ऐसे पब्लिक इशू को हम बोलते हैं एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। ठीक है जी। आ जाइए जी, आ जाइए। हाँ जी। सेकेंडरी मार्केट का ऑब्जेक्ट क्या है, कहता है फर्दर ट्रेडिंग ऑफ द सिक्योरिटीज ऑलरेडी ऑफर टू द पब्लिक। जो सिक्योरिटीज ऑलरेडी कंपनी ने या इश्यूअर ने पब्लिक को इश्यू कर दी है तो पब्लिक आपस में ट्रांजैक्शन करेगी, उसे सेकेंडरी मार्केट कहा जा रहा है।
प्राइमरी मार्केट का दूसरा नाम कहता है जी न्यू इशू मार्केट या आईपीओ मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का दूसरा नाम आफ्टर इशू मार्केट, या फिर यहाँ पर इन्होंने एफपीओ मार्केट लिखा हुआ है लेकिन ये एक्चुअल में गलत है। फर्दर पब्लिक ऑफर में भी कंपनी ही नई सिक्योरिटीज इशू कर रही है इन्वेस्टर्स को, राइट। तो ये बेसिकली नाम गलत है, एफपीओ नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पर बुक में यहाँ गलती कर रखी है। आज ये परचेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज कहता है इन्वेस्टर्स कैन परचेज सिक्योरिटीज डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी इन केस ऑफ प्राइमरी मार्केट। और यहाँ पर इन्वेस्टर आपस में एक दूसरे के साथ सेल परचेज करते हैं, राइट। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज इज डन बाय द इन्वेस्टर अमंग देमसेल्फ। फाइनेंसिंग, तो जी प्राइमरी मार्केट का मेन मकसद ही क्या होता है, यहाँ पर कंपनीज न्यू प्रोजेक्ट के लिए फंड्स रेज कर रही है, ओल्ड प्रोजेक्ट के एक्सपेंशन के लिए। जब आईपीओ लेके आ रही है तो नए प्रोजेक्ट के लिए फंड्स रेज कर रही है। जब एफपीओ लेके आ रही है तो जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट के लिए आईपीओ ला चुकी, तो प्रोजेक्ट ओल्ड हो चुका, तो उस ओल्ड प्रोजेक्ट के एक्सपेंशन के लिए फंड्स रेज कर रही है, राइट। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मेन मोटिव क्या है कंपनी का, कहता है जी कैपिटल एसेट क्रिएट करना। जबकि यहाँ पर इट डज नॉट, सेकेंडरी मार्केट में कंपनीज को तो कोई फंड नहीं मिल रहा है, इन्वेस्टर्स आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं। पार्टीज टू द ट्रांजैक्शन, तो यहाँ कंपनी एंड इन्वेस्टर्स, और यहाँ पर आपस में इन्वेस्टर्स इन केस ऑफ सेकेंडरी मार्केट। मेजर इंटरमीडियरीज, अगर हम प्राइमरी मार्केट की बात करते हैं तो मेजर इंटरमीडियरीज कौन होते हैं, अंडर राइटर्स। अब सर एक नई टर्म आ गई, अंडर राइटर्स, ये कौन होते हैं? देखिए जी, जब कंपनी पब्लिक इशू लेके आ रही है तो मैंने कहा कंपनी के पास कोई ना कोई प्रोजेक्ट है जिसके लिए कंपनी पब्लिक इशू लेके आ रही है। तो मान के चलते हैं जी प्रोजेक्ट कितना है, 1000 करोड़ का, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। कंपनी ने सोचा है कि जी 500 करोड़ रुपए तो कंपनी इन द फॉर्म ऑफ डेट कैपिटल रेज करेगी और 500 करोड़ रुपए कंपनी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल रेज करेगी, मतलब पब्लिक इशू, ठीक है। तो यहां पर जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, और अगर सिक्योरिटी लॉज की बात करूं तो सेबी, और कंपनी लॉ की बात करूं तो एमसीए, राइट। तो जी सिक्योरिटी लॉज में आईसीडीआर में कहा गया कि जी देखिए जो आप पब्लिक इशू लेकर आ रहे हैं, जितने भी रुपए का पब्लिक इशू लेकर आ रहे हैं, उसका कम से कम 90% सब्सक्राइब होना चाहिए। 90% ऑफ पब्लिक इशू shall be subscribed। तो अगर आप 500 करोड़ का पब्लिक इशू लेके आ रहे हैं तो कम से कम 450 करोड़ के तो आपके शेयर्स बिकने ही बिकने चाहिए। अगर 90% से कम पब्लिक इशू आपका सब्सक्राइब्ड हुआ तो भैया आपके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, पैसे कम पड़ गए। कितने रुपए चाहिए थे, 500 करोड़ रुपए चाहिए थे। कितने रुपए के शेयर्स बिके, 450 करोड़ रुपए के शेयर्स बिके। तो इसका मतलब पैसे कम पड़ गए इन्वेस्ट करने के लिए प्रोजेक्ट में, और पैसे कम पड़ गए तो जी आपका प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। और प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा तो जो लोग आपके शेयर्स परचेज कर रहे हैं उन लोगों के शेयर्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, उनको नुकसान होगा। तो सेबी ने कहा कि भैया अगर आप 90% ऑफ पब्लिक इशू आपका सब्सक्राइब नहीं होता है तो जी जितने भी लोगों ने आपके शेयर्स के लिए अप्लाई किया उन सबके पैसे भी वापस दे दीजिए, राइट। मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो मान के चलिए आपका पब्लिक इशू फेल हो गया और जिन लोगों ने आपके शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उन लोगों के पैसे आप वापस कर दीजिए, ठीक है। अगर कंपनी को सारे पैसे वापस करने पड़े और कंपनी का पब्लिक इशू फेल हो गया तो जी कंपनी ने पब्लिक इशू लाने में जो खर्चा किया था वो तो कंपनी के लिए नुकसान हो गया, सीधी सी बात है। तो भैया कंपनी क्या करती है, कंपनी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसे हम क्या कहेंगे, अंडरराइटर। इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम क्या कह रहे हैं, अंडरराइटर, क्योंकि ये एज अंडरराइटर सेबी के पास रजिस्टर्ड है, ठीक। तो जी कंपनी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि भैया अगर जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है 90% का वो रेज करने में हम फेल हो गए तो जी आप हमारी कंपनी के बचे हुए शेयर्स सब्सक्राइब करेंगे।
तो मान के चलते हैं जी 100 शेयर्स में से कंपनी के सिर्फ 80 शेयर्स बिके, तो बाकी के 20 शेयर्स कौन परचेज करने वाला है? ये अंडरराइटर परचेज करने वाला है। तो कंपनी क्या दिखाएगी कि जी मेरा पब्लिक इशू पूरा सब्सक्राइब हो गया और फेल नहीं हुआ, राइट। तो कंपनी का पब्लिक इशू फेल ना हो किसी भी वजह से, अगर पब्लिक ने परचेज नहीं किए शेयर्स, तो कौन परचेज करेगा वो शेयर्स? ये अंडरराइटर परचेज करेगा। जितने शेयर्स पब्लिक ने परचेज किए ठीक है, बाकी बचे हुए शेयर्स कौन परचेज करेगा? ये अंडरराइटर परचेज करेगा। तो बेसिकली अंडरराइटर क्या हो गया? एक तरह का प्रोटेक्टिव नेट हो गया, जो कि कंपनी को डूबने से बचाएगा, कंपनी के पब्लिक इशू को डूबने से बचाएगा। ठीक है जी। तो प्राइमरी मार्केट में तो कौन बचा रहा है कंपनी को? कंपनी के शेयर्स बेसिकली कौन पब्लिक को बेचने में हेल्प कर रहे हैं, और जितने शेयर्स नहीं बिकेंगे वो खुद कौन परचेज करेगा? अंडरराइटर। तो जी प्राइमरी मार्केट के केस में हमारे पास जो मेजर इंटरमीडियरी है, कहां गया? हाँ, मेजर इंटरमीडियरी है वो कौन है? अंडरराइटर। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर्स आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो ट्रेडिंग की जाती है ब्रोकर्स के थ्रू। तो जी जो बच्चे फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर ये स्टॉक एक्सचेंज है तो स्टॉक एक्सचेंज में मैं या आप डायरेक्टली जाकर ट्रेड नहीं कर सकते। कौन ट्रेड कर सकता है स्टॉक एक्सचेंज में? कहता है जी स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स। Only members of stock exchange can trade on stock exchange, right? तो कुल मिलाकर अगर मुझे अपने शेयर्स बेचने हैं स्टॉक एक्सचेंज पर, तो मैं जी किसके, अच्छा इन मेंबर्स को हम क्या कहते हैं? ब्रोकर्स। तो ये अलग अलग तरह के मेंबर्स होते हैं, मतलब मेंबर्स के पास अलग अलग राइट्स होते हैं। तो जी हम बात कर रहे हैं उन मेंबर्स की जिनके पास ट्रेडिंग राइट्स है ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, और उन्हें हम क्या कह रहे हैं? ब्रोकर्स कह रहे हैं। तो जी अगर मुझे अपने शेयर्स बेचने हैं स्टॉक एक्सचेंज पर, तो मैं डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज पर जाकर शेयर्स नहीं बेच सकता। तो जो यहाँ पर सेलर है वो किसको अप्रोच करेगा? ब्रोकर को, ब्रोकर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जो स्टॉक एक्सचेंज का ब्रोकर है, राइट। इसी तरह जो बायर है जिसको शेयर परचेज करने, वो भी डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स बाय नहीं कर सकता, वो किसको अप्रोच करेगा? ब्रोकर को। ठीक है। तो मैं ब्रोकर के पास बकायदा लिखवा रहा हूं जी मेरे पास रिलायंस के 500 शेयर जिन्हें मैं बेचना चाहता हूं। ये भाई साहब बकायदा ब्रोकर के पास लिखवा रहे हैं कि मैं रिलायंस के 500 शेयर्स परचेज करना चाहता हूं। तो ये ब्रोकर मेरे बिहाफ पर स्टॉक एक्सचेंज में कोटेशन देगा। इसी तरह दूसरा ब्रोकर बायर के बिहाफ पर स्टॉक एक्सचेंज पर कोटेशन देगा। फिर वो दोनों कोटेशन मैच होगी, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगी, पैसे मेरे पास आ जाएंगे, शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होते हुए, ब्रोकर के थ्रू होते हुए बायर के पास चले, पैसे बायर से ब्रोकर के थ्रू होते हुए, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होते हुए मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन होती है। अल्टीमेटली सेकेंडरी मार्केट में जब हम सेल परचेज ऑफ सिक्योरिटीज की बात करते हैं, तो जी कौन हेल्प कर रहा है? ब्रोकर्स हेल्प कर रहे हैं। तो मेजर इंटरमीडियरी कौन है? कहता है जी ब्रोकर्स है। ठीक है, आ जाइए जी, आ जाइए। तो जी प्राइस कहता है, प्राइस एज गिवन इन द ऑफर डॉक्यूमेंट, मतलब जब हम प्राइमरी मार्केट की बात कर रहे हैं जहां पर कंपनी सिक्योरिटीज ऑफर कर रही है इन्वेस्टर्स को, तो जी वो जो सिक्योरिटीज ऑफर की जाती है वो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोस्पेक्टस, मतलब प्रोस्पेक्टस में जो प्राइस लिखा हुआ है, या रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के थ्रू जो प्राइस डिराइव किया जाता है। अब जी प्राइस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के थ्रू कैसे डिराइव किया जाता है? बड़ी सिंपल सी बात है। धीरे धीरे एक एक टर्म को थोड़ा थोड़ा समझेंगे, फिर आगे जाके और थोड़ा ज्यादा समझेंगे, और आखिर तक जाते जाते हम कंप्लीटली समझ लेंगे। बस आप चीजों को जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूं वैसे वैसे सुनते जाइएगा। जब कंपनी पब्लिक इशू लेके आती है, तो भाई कंपनी के पास दो ऑप्शंस होती है, या तो कंपनी, अच्छा कंपनी पब्लिक इशू लेके आती है हमेशा प्रोस्पेक्टस के थ्रू। प्रोस्पेक्टस का मतलब एक ऑफर डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू कंपनी अपने बारे में पब्लिक को बता रही है
हम क्या है, हमारा प्रोजेक्ट क्या है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारी मैनेजमेंट क्या है, हम जिस बिजनेस में है उस बिजनेस का रिस्क प्रोफाइल क्या है, हमारी करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इस ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर सब कुछ लिखा होता है जो कि हेल्प करता है इन्वेस्टर की टू टेक इंटेलिजेंट इन्वेस्टेबल डिसीजन। ठीक है जी। उस ऑफर डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस के बेसिस पर इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि भैया इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक। तो जी लो कहता है कि कंपनी पब्लिक इशू लेके आ रही है तो पब्लिक इशू फिक्स्ड प्राइस भी हो सकता है। फिक्स प्राइस का मतलब जहां पर कंपनी खुद डिसाइड करेगी हमारा शेयर इतने रुपए का है। 100 रुपए का शेयर है जी, अगर आप हमारा शेयर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप हमारे शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फिक्स प्राइस इश्यू के केस में कंपनी जो ऑफर डॉक्यूमेंट इश्यू करती है उसे हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस। या कंपनी को लगता है कि यार मैं 100 रुपए अपने शेयर का प्राइस रख तो रहा हूं, हो सकता है इन्वेस्टर की नजरों में मेरे शेयर का प्राइस 95 रुपीज हो। अगर ऐसा हुआ तो 100 रुपए में मेरा शेयर बिकेगा ही नहीं और मेरा पब्लिक इशू फेल हो जाएगा। हो सकता है इन्वेस्टर की नजरों में मेरे शेयर का रेट 105 रुपए हो। अगर ऐसा हुआ तो जो 5 रुपए मुझे एक्स्ट्रा मिल सकते थे वो 5 रुपए में अपने हो रहा हूं। तो ऐसे केस में लो ने कहा जी आप एक काम कीजिए, आप प्रोस्पेक्टस इशू मत कीजिए क्योंकि प्रोस्पेक्टस में तो आपको फिक्स प्राइस लिखना पड़ेगा। आप एक प्रोस्पेक्टस इशू कीजिए जिसे हम कहेंगे रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। और इस प्रोस्पेक्टस में आपको प्राइस मेंशन करने की जरूरत नहीं है। प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज इज नॉट मेंशन्ड। आपको इस वाले प्रोस्पेक्टस में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जिसे हम कह रहे हैं, कहता है दोनों सेम ही है, लगभग सेम है। प्रोस्पेक्टस और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेम है, एक्सेप्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में प्राइस नहीं लिखा होगा, और प्राइस नहीं लिखा होगा तो नंबर ऑफ सिक्योरिटीज भी नहीं लिखी जा सकती। Number of securities to be issued is also not mentioned. क्यों? क्योंकि कंपनी तो क्या लिखेगी कि जी मैं 1 लाख रुपए रेज करना चाहती हूं बाय इशूइंग 1000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अगर मान के चल रहे हैं कि जी कंपनी ने प्राइस मेंशन नहीं किया तो भैया नंबर ऑफ शेयर्स कैसे मेंशन कर सकती है? सिंपल सी बात है, जब प्राइस पता चलेगा तभी प्राइस को मतलब प्राइस से अमाउंट को डिवाइड किया जाएगा तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। तो जी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में बाकी सब कुछ होता है जो कि कंप्लीट प्रोस्पेक्टस में होता है एक्सेप्ट द नंबर ऑफ शेयर्स एंड द प्राइस ऑफ शेयर्स। तो जी कंपनी क्या कहती है, कंपनी इन्वेस्टर को कहती है कि भैया ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, मतलब इसके अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन है एक्सेप्ट द प्राइस ऑन विच वी आर ऑफरिंग द सिक्योरिटीज। हम आपको क्या ऑफर कर रहे हैं? प्राइस बैंड। हम आपको क्या ऑफर कर रहे हैं? प्राइस बैंड। लेट से 100 से लेकर 110 रुपए का बैंड, प्राइस बैंड। और जी इस प्राइस बैंड के बीच में आप बिड कीजिए। कंपनी क्या कह रही है कि हम आपको एग्जैक्ट प्राइस नहीं दे रहे, फिक्स प्राइस नहीं दे रहे, हम आपको प्राइस बैंड दे रहे हैं और इस प्राइस बैंड के बीच में कहीं भी 100 से लेके 110 तक आप बिड कर सकते हैं हमारी सिक्योरिटीज के लिए, राइट। तो जी पब्लिक बिडिंग करेगी जिसे हम कहेंगे बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बुक बिल्डिंग प्रोसेस का मतलब एक प्रोसेस जिसके थ्रू बिडिंग करवाकर प्राइस फाइंड आउट किया जाता है। तो जी पब्लिक बिडिंग करेगी, कोई कहेगा जी मैं आपका शेयर 100 रुपए में लेने के लिए
तैयार हूं, कोई कहेगा 101 रुपए में लेने के लिए तैयार हूं, कोई कहेगा 102 रुपए में लेने के लिए तैयार हूं, तो 100 से लेकर 110 के बीच में पब्लिक क्या करेगी, बिडिंग करेगी। उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, बुक बिल्डिंग प्रोसेस। और बिडिंग के बेसिस पर प्राइस फाइनलाइज किया जाएगा। इसके बेसिस पर ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस है, जो प्रोसेस ऑफ बिडिंग, इसके बेसिस पर प्राइस फाइनलाइज किया जाएगा। ठीक है, तो जो प्राइस फाइनलाइज किया जाएगा उस प्राइस पर सिक्योरिटीज इश्यू कर दी जाएगी। बड़ी सिंपल सी बात है। तो यहाँ प्राइस लिखा जाएगा, लेट से प्राइस क्या फाइनलाइज हुआ, 110। तो जी 1 लाख को 110 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ सिक्योरिटीज आ जाएगी। ठीक, अब जी ये दोनों चीज हमारे पास आ गई, तो जो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस है, अब उसके अंदर ये दोनों चीज लिख दिया जाएगा तो कंप्लीट प्रोस्पेक्टस हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि प्राइस कहता है जी प्राइमरी मार्केट के अंदर या तो प्रोस्पेक्टस में बता रखा होगा या फिर रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस के थ्रू डिराइव किया जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट में जो प्राइस है दैट फ्लक्चुएट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बड़ी सिंपल सी बात है, जैसी डिमांड एंड सप्लाई है वैसे प्राइस ऊपर नीचे होते रहेंगे सेकेंडरी मार्केट में। तो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड कहता है प्राइमरी मार्केट में जो फंड एक्वायर किए जाते हैं दैट इज फॉर क्रिएटिंग द कैपिटल एसेट्स ऑफ द कंपनी। और सेकेंडरी मार्केट के अंदर तो बेसिकली कंपनी को कोई फंड्स मिलते ही नहीं है, वो तो इन्वेस्टर्स आपस में सेल परचेज करते हैं सेकेंडरी मार्केट में, राइट। तो इन्वेस्टर्स को ही फंड मिलते हैं अपने शेयर्स इश्यू करके या सेल करके, सॉरी इश्यू करके नहीं, सेल करके। ठीक है जी, तो आई होप यहां तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा वो आपको क्लियर है।